हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और आज भी हम वही देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने ये बात कर ली है कि एक अगर मूविंग चार्ज है तो उसके द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसी के साथ साथ ये भी हम लोगों ने देख लिया है कि अगर एक मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। या सीधा सीधा बोल दीजिए कि दो ऐसे पार्टिकल रखे गए हैं या दो ऐसे ऑब्जेक्ट आपने रखे हैं जो मूव कर रहे हैं और चार्ज पार्टिकल हैं, और उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये भी हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों बातें हम लोगों की क्लियर है। जैसे आप जानते हो कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो बायो-सेवर्ट का नियम अपनाते हैं, और वो होता है μ0/4π IDL sin थीटा, IDL sin थीटा अपॉन r²। ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का तरीका है। दूसरा, फोर्स निकालने के लिए हम जानते हैं QVB होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB। तो दोनों तरीके हमको पता है। ओके, अब हम इन दोनों तरीकों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक नई नई चीज़ों को क्या करेंगे, लेके आएंगे। यानी अब हम इसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब अब हम ये समझेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसका हम यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कैसे और भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेने जा रहे हैं वो है एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, एक लंबा सा करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर ले लो या उसी को कंडक्टर बोल दो। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके द्वारा कितना फोर्स एक दूसरे लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगाया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वायर है हमारे पास, एक कंडक्टर के रूप में क्या हमारे पास एक वायर है बिल्कुल। और इस वायर के अंदर क्या है, आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आई करंट, यानी आई करंट जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसको हमने पहले ही बोल दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी एक वायर के अंदर करंट पैदा होगा, यानी करंट मूव करेगा, है ना, या करंट होगा, तो जाहिर सी बात है उसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड या कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, यही हमको पता करना है। ठीक है ना, या सीधा सीधा ऐसे बोल दो कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है ये हम पता करने जा रहे हैं। ओके, सीधा सीधा ये जान लो। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, तो कुछ चीजों को पकड़ेंगे। मेनली हम ये देखेंगे कि ये जो वायर है, इस वायर से ये पर्टिकुलर पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस देखने पे हमको क्या पता चला कि ये कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। और जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं सर, कहाँ से नहीं, हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए, मैंने इसको क्या मान लिया, ए। आप ABCD X कुछ भी मान सकते हो। ओके, अब क्या करो, अब आप क्या कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे अगर आप पता करना चाहते हो कि इस तार के द्वारा कितना निकाला जा सकता है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि तार बहुत लंबा है, और हम जो भी फार्मूला पढ़े हैं ध्यान से समझिएगा, हमें जो इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला पता है वो ये है कि सर DB इज इक्वल टू क्या होता है, μ0 अपॉन 4π इंटू IDL sin थीटा अपॉन r² होता है। अब इसमें आप जो देख पा रहे हो DL, वो ये बता रहा है कि हम बहुत बड़े लेंथ के लिए नहीं बता पाएंगे, हम छोटे लेंथ के लिए बता पाएंगे। इसलिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी बहुत छोटी होगी, है ना, बिल्कुल। तो हम इस पूरे वायर का तो नहीं निकाल सकते, हम छोटे पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि इस पूरे तार में से इतना जो पोर्शन है, हम इतने पोर्शन के द्वारा ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, DL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DL। तो इस DL के द्वारा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम इस DL लेंथ के द्वारा देखेंगे। मुझे लग रहा है कि कैमरे में बहुत छोटा आ रहा है, तो DL के थ्रू देखेंगे। बहुत छोटा मैंने लिया है, इस छोटे के कारण देखेंगे। छोटे को पहले इधर बुला लेते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे तो जैसा कि हमको पता है कि जब भी हम वो लेंथ लेते हैं तो हम उस लेंथ से उस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस भी देखते हैं, है ना। तो हम यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से हम डिस्टेंस देखेंगे कि नहीं देखेंगे इस पी की,
बिल्कुल। तो डिस्टेंस हमने देखा, तो डिस्टेंस कितना है, आर मिला हमको। डिस्टेंस कितना मिल गया हमको, आर। मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके इस डीएल लेंथ से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइन थीटा लगा है, तो साइन थीटा का मतलब क्या है सर? साइन थीटा का मतलब क्या है कि ये देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो इस डीएल यानी इस वायर के साथ कितना एंगल क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि वो कितना एंगल क्रिएट किया हुआ है, थीटा क्रिएट किया हुआ है। क्लियर है? तो थीटा एंगल भी मैंने लिख दिया। अब जाके ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, फाई मान लूंगा। मान लिया। अब मैं कुछ पॉइंट दे देता हूं, इसके एक इंड को मैं मान लेता हूं बी, इसके दूसरे इंड को क्या मान लेता हूं सी, और इस इंड को क्या मान लिया मैंने, ए। ठीक है? तो ये इस तरीके से मैंने बना दिया, एक तो बी, एक तो सी और एक ए। अच्छा, किसी को समस्या हो तो डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी कर सकता है। ठीक है ना? अपने हाथ में है, जो बनाओ बन जाएगा वो। ठीक है? तो ए बी सी, एक इंड इसका ए है और दूसरा इंड इसका सी है, और ये वाला पोर्शन मैंने क्या मान लिया, बी, जहाँ से मैंने डिस्टेंस ली है। ठीक है? ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, तो इस यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला दिया गया वो लग सकता है, बिल्कुल सर लग सकता है। ये जो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, एक्चुअल में अब क्या हो गया, इतने के लिए लग चुका है ये, है ना भाई? इतना पोर्शन था, मतलब डीएल लेंथ था, तो डीएल लेंथ है सर। इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट लिख दिया। और इस वायर के द्वारा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के बीच में एंगल कितना क्रिएट किया जा रहा है सर, थीटा एंगल, तो साइन थीटा भी लिख दिया। ओके? और कितनी डिस्टेंस है, आर, तो आर स्क्वायर भी लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला आपने दिखाया है वो डीएल लेंथ के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो है ये। क्लियर है? तो ये क्या है, ये है डीएल के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड एट पी। एट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, इतना लिख दिया। अब चूंकि मुझे सिर्फ इतने के लिए नहीं चाहिए, मुझे पूरे के लिए चाहिए। पूरे के लिए मतलब यहां से लेके यहां तक। ठीक है? तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नई नई चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस इंड द्वारा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे कितना एंगल क्रिएट किया जा रहा है। तो ये क्रिएट किया जा रहा है, मैं मान लेता हूं φ1 है। कितना है, φ1। और दूसरे इंड द्वारा कितना क्रिएट किया जा रहा है, φ2। बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा φ2, यहीं पे जा रहा है φ2, कोई बात नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लूंगा φ2 है। भाई एक को थीटा मान लिया ना, तो θ1 θ2 मत मानो, यहाँ पे फाई मान लो, स्पेशल बना देगा ये। ओके? क्लियर है? ठीक है, अब मिल गया हमको। अब ये दोनों इंड मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। मुझे इस डीएल को क्या करना है, ए से लेके सी तक दिखाना है। ठीक है? ये डीएल नहीं लेना है, ए से लेके सी तक लेना है। अब थोड़ा सा एक काम और करिएगा, एक काम ये करिएगा कि आप इस पॉइंट को मान लीजिए ओ, इस पॉइंट को क्या मान लीजिए ओ। तो बी से लेके ओ तक की आपको लेंथ क्या माननी होगी, एल। बी से लेके एल ओ तक की लेंथ आप क्या मान लीजिए, एल। बी से लेके ओ तक की लेंथ एल हो गई। अब देखो कुछ चीजों को आपको यहाँ पे इनपुट करना है, सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहला इस थीटा को चेंज करना है। थीटा को क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है ये और ये इंड, ये एक्चुअल में ये दोनों इंड फाई के रूप में है ना? तो इस थीटा को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, फाई में। तो थीटा को कन्वर्ट कर दो फाई में। उसके अलावा और क्या करो, इस डीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसके साथ साथ आर की भी क्या कर लो, वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ से थोड़ी ना लेंगे। ये जो डिस्टेंस दी गई है इस छोटे से लेंथ से दी गई है, हमको तो पूरे के लेने हैं ना, तो इस आर को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। वैसे ही हम सिर्फ छोटे को ले नहीं रहे, हमको बड़ा चाहिए, तो इसलिए हम डीएल को भी हटाएंगे और डीएल की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थीटा को फाई में क्यों किया, क्योंकि दोनों इंड जो है वो फाई एंगल क्रिएट कर रहे हैं पी पे। समझ आ रहा है ना? तो तीनों चेंज क्यों लेके आ रहे हैं, आई को नहीं चेंज कर सकते, आई तो पूरे वायर के अंदर क्या है, सेम है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। जो जो समस्या उत्पन्न कर रही थी तो उनको बदल दो। सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, थीटा को। अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल सर, पी बी ओ या ओ बी पी। ओ बी पी से ओ बी पी में अगर पकड़ोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो क्या बन गया, राइट एंगल बन गया ना, परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल बन गया। तो तीनों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं, किसको किसको सर, थीटा प्लस 90 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा इधर लेके आ जाते हैं, थीटा प्लस 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 90 को उधर भेज दो, 5 को उधर भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस 5 हो गया। ये हमको थीटा की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम डीएल को चेंज करते हैं, तो फिर अगेन हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओबीपी। हमेशा यही ट्राइंगल लेके चलना है ओबीपी से। अब आप देखो ध्यान से, तो ओबीपी में मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये फाई एंगल है,
ठीक है ना भाई। मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये ध्यान दो, बी से लेकर पी तक की जो लेंथ है वो क्या है, ए है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मुझे इस डीएल को हटाना है ना, डीएल को हटाना है, तो सबसे पहले एल को लो, ठीक है, एल लो और एल ए का रिलेशन निकालो। तो अगर मैं इस फाई से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है, टेन, तो टेन फाई हो जाएगा। और टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, एल है, और बेस क्या है, ए है। ध्यान से देखो तो ए को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एल इज इक्वल टू ए टेन फाई हो जाएगा। सर हमें तो डीएल की वैल्यू चाहिए थी, बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाई। भाई फाई है ना हमारा फंक्शन, किस फॉर्म में है, फाई के फॉर्म में, तो इसलिए फाई के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, डी अपॉन डी फाइव, जिसके रिस्पेक्ट में क्या उसको कहाँ रख दो, नीचे। तो डी अपॉन डी फाइव इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल, और ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा डी अपॉन डी फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टेन फाइव हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सर डी एल अपॉन डी फाइव, क्योंकि ये जैसा है वैसा यहाँ पे नहीं है, तो वो उसको ऐसे ही ऊपर रख देंगे। तो डी एल अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ए क्या है, ए इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, तो इसको क्या कर दो, बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ए डी इंटू डी फाइव, और मेनली फाइव जो होगा, मतलब जो फाइव के रूप में होगा वही इसके सामने बैठेगा, तो बैठा दिया मैंने, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे डी एल अपॉन डी फाइव जो है वो ऐसे ही रहेगा। देखो ये ए तो बाहर आ गया, टेन फाइव की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि टेन फाइव को जब डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा तुमको ए सेक स्क्वायर फाइव, मिल गया, सेक स्क्वायर फाइव मिल गया। अब डी फाइव को भी उधर भेज दो, क्योंकि हमको डीएल की वैल्यू चाहिए, तो डीएल इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव आ गया। तो डीएल की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लो, 2 मान लो, नहीं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब अगेन एक ट्राइंगल लो, क्योंकि अभी आर की वैल्यू निकालनी है, और वो ट्राइंगल फिर क्या होगा, ओबीपी। तो ओबीपी में जाओ, तो ट्राइंगल ओबीपी फिर से लो, और ध्यान से दो, देखो हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस बार हमको ये आर चाहिए, ठीक है। अब आर चाहिए, और इसके साथ साथ क्या पता है तुमको, ए पता ही होगा, आर पता है और ए भी पता होगा, हमें आर को बस चेंज करना है। तो आर और ए के बीच में रिलेशन कौन दिखाएगा, आर क्या है, फिलहाल मैं अगर देखूं तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है हमारा, और इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। मुझे हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन कौन देगा सर, वो कॉस होगा। तो यानी हम क्या लेके आएंगे, कॉस फाइव क्या करेगा, कॉस फाइव क्या करेगा सर, कॉस फाइव बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन दिखाएगा। बेस क्या है अपने पास सर, वो ए है, और हाइपोटेनस क्या है, आर है। आर को इधर भेज दो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस फाइव, और कॉस फाइव ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, सेक फाइव। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई सर, ए इंटू सेक फाइव आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 में हमको थीटा की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 3 में हमको डीएल की वैल्यू मिल गई, और इक्वेशन 4 में हमको आर की वैल्यू मिल गई। अब ये तीनों वैल्यूज किसमें पुट कर देनी है, इसमें। क्लियर है। चलिए फटाफट क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और बारी बारी यहाँ पे रखूंगा। सभी वैल्यूज पता है, बिल्कुल देखिएगा, लिखिएगा इसके बाद क्या कि फ्रॉम इक्वेशन, या इसे लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ, या फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ठीक है। 2, 3 एंड 4 से वैल्यू रखना है, फ्रॉम इनटू 1। तो यहाँ पे डी भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी ऐसे रहेगा, मेनली यहाँ पे आई भी ऐसे ही रहेगा। हमें डीएल की जो वैल्यू मिली है, वो डीएल की वैल्यू है सर ए सेक स्क्वायर डी फाइव, सेक स्क्वायर 5 इंटू डी फाइव, और साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे हमको मिला है 90 माइनस 5, ये मिल गया है। पूरे के नीचे देखो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर, आर की वैल्यू हमको मिल गई है ए सेक 5 मिली है ना, तो ए सेक 5 मिला है, ए सेक 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सेक 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो डी बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आई इंटू ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा, पूरे के नीचे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। बिल्कुल, ए से एक कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ए बच जाएगा और इस एक ए को कहाँ कर लो बाहर। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू ए आ गया। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है सर, एक तो डी फाई बचा है, एक तो कॉस फाई, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाई इंटू डी फाई। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कॉस फाई के बगल में क्या है डी फाई, जब भी किसी फंक्शन के बगल में उसी का इस तरीके का फॉर्म नजर आए, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये साफ सिंबलाइज कर रहा है कि ये इंटीग्रेशन का क्या है साइन है, यानी ये इंटीग्रेशन करेगा, ठीक है ना, यानी x इंटू डी का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है ना। अगर t इंटू डी दे दिया तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे t का भी इंटीग्रेशन होगा, है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है जोड़ना, तो इंटीग्रेशन क्या एक साइड होता है, नहीं, इंटीग्रेशन होगा तो ऑलवेज दोनों साइड होगा, और कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, कहाँ रहता है बाहर, तो इसमें कांस्टेंट को बाहर कर दो, आई भाई कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो ये सब कहाँ रहेंगे बाहर, तो बस ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो। और इधर अगर जोड़ रहे हो चीजों को तो इधर भी तो जुड़ेंगी चीजें भाई, इधर अगर बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ेगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, तो आरएचएस में अगर चेंज लाओगे तो एलएचएस में भी चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये भी इंटीग्रेट होगा, यानी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगी और जुड़ के क्या बना देंगी बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पूरे वायर के द्वारा हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए मिल गया, और बगल में क्या है आई है। और देखो cos फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पहले ये तो पता करो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो भाई, cos फाई को कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, यानी ये जो एंगल है इसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ोगे। तो मेनली हम देख पा रहे हैं सर इस इंड से हमें इस इंड तक जोड़ना है, यानी सी से लेके ए तक। जो सी है वो कितना बना रहा है फाई 2 बना रहा है, और ए जो है वो क्या बना रहा है फाई 1। अब इसमें भी एक बात ध्यान से देखो, तो जो फाई मतलब ए बना रहा है वो कैसा एंगल क्रिएट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा क्रिएट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि सी जो है इस पर्टिकुलर लाइन पे कैसा कर रही है क्लॉकवाइज। और आपको पता होगा कि जब भी कोई एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उस कंडीशन में एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जब करता है तो क्या होता है निगेटिव, यानी फाई 2 क्या होगा अपने आप में निगेटिव, और फाई 1 जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। हमें क्या करना है, हमें इस इंड से इस इंड तक का देखना है, तो हम फाई 2 से कहाँ तक जाएंगे फाई 1 तक जाएंगे ना, तो फाई 2 से कहाँ तक जाएंगे फाई 1 तक, ठीक है ना। मेनली क्या होता है कि देखो अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो इसको क्या मान लिया गया है फाई 1 मान लिया गया है, इसको क्या मान लिया गया फाई 2। अब भी यही कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो, तो इसको फाई 1 मान लो, इसको फाई 2। अब क्या करो आप यहाँ पे फाई 1 लिख दो, यहाँ पे फाई 2, और ये भी लिख दो कि फाई 1 किस में है माइनस में, है ना। क्यों माइनस में है, क्योंकि ये कैसा है क्लॉकवाइज चल रहा है भाई, ऐसे आके अपने एंगल मेजर किया है। ओके चलो अब फटाफट इसको क्या कर लो नोट डाउन कर लो। तो कॉस फाई का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको साइन फाई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा साइन फाई मिल जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो सर माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक, है ना। ये थोड़ा सा मैं अलग करना रख चाहता हूँ, हो गया। अब आपको पता है कि जब इस तरीके से आपने लिमिट लगा दी तो हमेशा जो आंसर होता है वो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे मिलता है ना। आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, तो आप क्या करो वही लगा दो, यानी मेनली आप यहाँ पे अगर लगाओगे तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए मिला। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई 2। देखो अपर लिमिट को पहले डालते हैं, यानी ऊपर वाले को पहले फिर नीचे वाले को, और यहाँ पे माइनस लगाते हो माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मतलब साइन माइनस फाई 1 हो जाएगा, है या ना। अब ये देखो साइन माइनस सहन नहीं कर पाता है, यानी माइनस को पीछे भेज देता है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई 2 प्लस हो जाएगा साइन फाई 1 हो गया। अब इसको सही फॉर्मेट में लिख दो तो क्या मिल गया आपको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 मिल गया। ये मिल गया हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये निकला है, क्लियर है। ये कहाँ से कहाँ तक निकाला मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसने क्या किया, इसने इस पूरे वायर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P बता दिया, यही है। ओके अब इस केस में आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो आपने जो वायर लिया है वो कैसा है सर, उसके 2 इंड है। 2 इंड होने का मतलब वो जो वायर है उसकी डेफिनेट लेंथ है, समझ आ रहा ना, यानी उसकी जो लंबाई है वो फिक्स है।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक तार जो आपने लिया है वो बहुत ज्यादा लंबा हो, यानी जिस तार के अंदर क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, वो तार ज्यादा ही लंबा है, तो उसको हम इनफाइनाइट लेंथ की मान लेंगे। और इनफाइनाइट के द्वारा अगर देखा जाए उस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, तब हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी देखना है भाई, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी ना कि हम हर बार जो वायर होगा वो बहुत छोटी दूरी तक ही सीमित होगा। भाई तार लगा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, करंट आपको फ्लो कराना है तो इतने दूर में ही नहीं ना फ्लो करा सकते, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दूरी तक करा रहे हो, है कि नहीं है। तो उस केस में क्या आप करोगे, तब तो फिर आपने जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है वो फिर इसकी लिमिटेशन आ जाएगी। मतलब ये जो आपने प्रूफ किया इसकी तो लिमिटेशन है ना कि आप डिफाइंड लेंथ के ही वायर के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगेन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, और दिमाग दौड़ा के क्या करेंगे, हम वो फॉर्मूला भी यहाँ से निकालेंगे जब अगर हमारे पास वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का हो, तब हम क्या करेंगे, ओके, ताकि हमारा दोनों केस में हम फंसे ना, ये फॉर्मूला दोनों केस में काम आ जाए, ठीक है। तो चलिए, ये जो आपने प्रूफ किया वो क्या है, फॉर डेफिनेट लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ वायर। तो वायर की डेफिनेट लेंथ के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूफ किया है, ओके, यानी निश्चित लंबाई, डेफिनेट मतलब निश्चित लंबाई, निश्चित लंबाई। अब देखिए अगर इनडेफिनेट लेंथ हो तब, इनडेफिनेट लेंथ हो तब देखेंगे, चलो इस पूरे को मिटा दो। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आ गया। अब ये तो डेफिनेट लेंथ के लिए है, लेकिन अगर इनडेफिनेट लेंथ हो तो इनडेफिनेट लेंथ में होगा क्या, थोड़ा ध्यान से समझो भाई। यही जो लंबाई है ये तार की, वो थोड़ी और बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगी। इनडेफिनेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पर्सनली आप ये पता ना कर पाए कि तार की लंबाई कितनी है। मेनली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो तार की लंबाई बड़ी हो जाए, ये कहने का अर्थ है, समझ आ रहा है ना, बहुत बड़ी हो जाए तो इस पॉइंट को लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा दूरी तक है, मतलब पता नहीं कहाँ तक गया है, समझ पा रहे है ना, ऐसा अगर फील होने लगे तब उसको हम इनडिफाइंड लेंथ बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मतलब अब उसका हम खुद स्वयं भी ना पता लगा पाए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, मतलब तार बहुत ज्यादा लंबा है, ये कहने का मतलब है। तो उस केस में मान लीजिए आप हमेशा इंड से लेंगे ये एंगल, है ना, ये ध्यान से देखिए फाई 1 और फाई 2 क्या है सर, वो इंड से बनाए गए एंगल का मान है ना, यानी इंड से कितना एंगल बनाया जा रहा है वही तो है फाई 1 और फाई 2। तो हम फिर से इस पॉइंट से अगर उसका इंड मिलाने जाए तो देखिए क्या होगा, एंगल बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, पहले इतना था अब क्या होगा, यहां से लिया जाएगा यानी एंगल और बढ़ गया, यहां भी क्या होगा थोड़ा और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ऐसे और बड़ा लेते जाओ तब और एंगल बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और मैंने बोल दिया कि बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये एंगल भी तब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। ये जो पहले ऐसे दिख रहा है ये धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा और सीधे सीधे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी जब इनफाइनाइट लेंथ अगर आपसे बोल दे तो उस केस में आप क्या मानोगे कि ये जो एंगल है फाई 1 और फाई 2 बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, और मैक्सिमम कितने बड़े हो सकते हैं 90 तक तो ही हो सकते हैं। तो मेनली हम बोलेंगे कि व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, सॉरी व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, तब उस केस में फाई 1 एंड फाई 2 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे बिल्कुल। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, तो सर वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, बगल में क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस कॉस, सॉरी बगल में फिर साइन 90 होगा, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे देखेंगे 4 पाई ए, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1 2, तो यानी बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 से ये 2 कैंसिल, 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आ गया। और ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, जब वायर की लंबाई क्या हो इनफाइनाइट हो, अनंत हो, ठीक है ना, देख लो जब तार की लंबाई अनंत हो, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों फार्मूले में थोड़ा बहुत आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए कि हम देख रहे हैं कि तार लंबा है लेकिन कहीं लंबाई का जिक्र किया ही नहीं गया इन दोनों फार्मूले में। कितना लंबाई का जिक्र किया गया है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी जिक्र नहीं है कि कितना लंबा आपने तार लिया है।
तो कितना लंबा तार ले रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है और वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर पी पॉइंट, मतलब उसके जो एंड है वो कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं। और तीसरी बात, कितना करंट का फ्लो हो रहा है उस वायर के अंदर। वायर कितना लंबा है इससे लेना देना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप फार्मूले लगाओगे, मतलब फार्मूला यूज करोगे किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो आपको किससे मतलब रखना होगा, हमेशा ये देखना होगा कि कितना एंगल क्रिएट किया जा रहा है एंड के द्वारा, फिर दूसरा ये देखना कितना करंट का फ्लो हो रहा है और कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। ओके, क्लियर है। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि जितना हम दूर करते जाएंगे, यानी एक ही डिस्टेंस बढ़ाएंगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। देखो इनवर्स के नीचे है ना, तो नीचे मतलब इनवर्स वाली कहानी है। और वो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस बढ़ाने पे किसी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का कंफर्म हो गया होगा कि भैया लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, आपने ये समझ लिया होगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू। तो आई होप आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा जो मैंने मिटा दिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम कहाँ पे ले जाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस पॉइंट को देखेंगे। थैंक यू।